Hello students, myself Ravindra Kumar and I am going to discuss the solution of JEE main paper held on 24/5 shift 1। तो देखिए इस पेपर के बारे में एक ओवरऑल एनालिसिस अगर बोला जाए तो पेपर आसान था। अगर पिछले साल के कंपैरिजन में देखा जाए तो टफ पेपर नहीं था। हो सकता है ये पेपर आसान उन्होंने इसलिए भी रखा हो क्योंकि इस साल कोविड का प्रॉब्लम था तो बच्चों को थोड़ा आसानी रहे। लेकिन इस साल जो क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन था 11th और 12th क्लास में वो वैसा देखने को नहीं मिला जैसा पिछले सालों में देखने को मिलता था। जैसे कि 11th क्लास से आप उस पूरे पेपर में देखेंगे तो 16 क्वेश्चन थे और 12th क्लास से आप देखेंगे तो 14 क्वेश्चन थे। कुछ टॉपिक या कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो मेंस के पेपर में हर साल या मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं और वो कुछ टॉपिक इस पेपर में मिसिंग थे। जैसे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिससे एक बहुत बड़ा टॉपिक भी है जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं और कई बार 2 या 3 क्वेश्चन भी टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं, लेकिन इस पेपर में इसका क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वेरी गुड टॉपिक, इससे भी इस चैप्टर में क्वेश्चन नहीं था। जबकि ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन मिस होना एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जैसा था वो है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जेईई मेन का काफ़ी फेवरेट टॉपिक है। एंड एरर एंड मेजरमेंट, स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर, ये भी काफ़ी फेवरेट टॉपिक है, लेकिन इस पेपर में इससे भी क्वेश्चन नहीं था। स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव, बहुत अच्छा टॉपिक, लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चन नहीं था। और एक सरफेस टेंशन जिससे क्वेश्चन होना चाहिए था, वो भी नहीं था। और डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड फोर्स ऑसिलेशन, मतलब ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो जेईई मेन के लिए काफ़ी स्पेशलाइज्ड टॉपिक हैं, लेकिन इनसे इस चैप्टर में, इस पेपर में क्वेश्चंस नहीं थे। हो सकता है कि जो सेकंड शिफ्ट का पेपर रहा हो उसमें क्वेश्चन रहे हों, लेकिन इस शिफ्ट में पेपर नहीं थे। ठीक, तो चलिए अब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, तो देखिए अब पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि इफ 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर वंस कनेक्टेड इन सीरीज एंड वंस कनेक्टेड इन पैरेलल, तो उन्होंने बोला है कि 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर को अगर सीरीज में कनेक्ट किया गया तो जो सी इक्विवेलेंट का वैल्यू है वो C1। तो आप जानते हैं कि जब हम 2 कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो उनका सी इक्विवेलेंट आता है, जिसको इन्होंने C1 बोला है, उसकी अगर ये कैपेसिटेंस C है, ये C है, तो ये आता है C/2। फिर इन्होंने बोला है कि अगर इन दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो जो सी इक्विवेलेंट का वैल्यू इन्होंने बोला है उसको बोला है इन्होंने 2C। तो अगर इन दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया और इस समय पे जो सी इक्विवेलेंट आता है, जिसका वैल्यू हम इन्होंने C2 दिया है, उसका वैल्यू होता है 2C। अब उन्होंने पूछा आपसे कि C1/C2 क्या होगा, तो C1/C2 का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ से आप डिवाइड लगाइए, वो आएगा 1/4। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि एक क्यूब है। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने बोला है कि एक क्यूब है और क्यूब के टोटल 8 कॉर्नर हैं जहाँ पे हर जगह चार्ज रखा हुआ है, लेकिन जो 7 कॉर्नर्स हैं उन पर चार्ज है +Q। मतलब ये आपका क्यूब हुआ, इसके टोटल 8 कॉर्नर हैं। तो इसका जो जो इसके 7 कॉर्नर्स हैं वहाँ पर तो चार्ज +Q है, और इन्होंने इसको x एक्सिस बोला है, इसको इन्होंने y एक्सिस बोला है और इसको इन्होंने z एक्सिस बोला है। अब इन्होंने देखिए हर जगह चार्ज +Q रखा है, बस एक जगह चार्ज इन्होंने -Q रखा है। मतलब जो ओरिजिन है यहाँ पे इन्होंने चार्ज रखा है -Q, बाकी सभी कॉर्नर पे जो चार्ज है वो है +Q। और इन्होंने पूछा है कि बताइए जो इसका सेंटर होगा उस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन, आप जानते हैं। आप यहाँ पे क्या करिए, एक +Q और एक -Q चार्ज और इमेजिन करिए और +Q को बाकी 7 के साथ मिलाकर देखिए, उनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 आ जाएगा और यहाँ सिर्फ कौन बचेगा, -2Q। इसका मतलब इस -2Q के कारण सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। तो मैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ सेंटर पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा सेंटर, वो आएगा K, चार्ज 2Q होगा अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि जो मेन डायगोनल होता है क्यूब का वो होता है √3a। इन्होंने साइड लेंथ a के बराबर दी है, ठीक है। तो जो मेन डायगोनल होता है वो होता है √3a, लेकिन हमें सेंटर पे उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो कितना हो जाएगा, √3a/2 का होल स्क्वायर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का बात किया जाए, ये 4 होगा, वो हो जाएगा 8, तो ये आया 8kQ/3a²।
अब हमें उन्होंने जो ऑप्शंस दिए हैं वो उन्होंने वेक्टर के फॉर्म में दिए हैं। इसका मतलब आपको यहाँ पर डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। तो ये जो डायरेक्शन है कौन सा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ओरिजिन की तरफ जो ये डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, तो देखिए लिख के बताते हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये सॉरी यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का, तो ये हुआ आपका मेन डायगोनल, यहाँ से यहाँ तक ये हुआ मेन डायगोनल। तो अगर इस वेक्टर का हम डायरेक्शन लिखें तो इस वेक्टर का जो डायरेक्शन आएगा वो आएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ए कॉमा ए कॉमा ए। तो ये जो वेक्टर बनेगा इसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर इस वेक्टर को मैं आर वेक्टर नाम दूं तो आर वेक्टर आएगा आपका माइनस ऑफ ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब हमें लिखना है इसका यूनिट वेक्टर, तो इसका जो यूनिट वेक्टर आएगा इस डायरेक्शन का, जिसको हम आर कैप बोलेंगे, वो आएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और इसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड लगाएंगे इसमें, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा √3 है। तो आगे माइनस लगा हुआ है इसलिए आगे माइनस रख दें, और नीचे कौन आ जाएगा, √3। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म चाहिए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। आप इसमें क्या करिए, आर कैप के इसके साथ लिख दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके पास क्या मिलेगा, वेक्टर फॉर्म मिलेगा। तो वो आया 8KQ अपॉन 3A², और जो माइनस है उस माइनस को मैं यहाँ आगे लगा देता हूँ, जो उसमें आर कैप में जो माइनस लगा हुआ है, और बाकी उस वेक्टर को मैं यहाँ लिखता हूँ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई √3। तो ये हुआ आपका आंसर। अब ये आपके दो क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उन्होंने ट्रांजिस्टर से है, उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि इंक्रीज इन इमीटर करंट इज 4 मिली एम्पियर एंड करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन कलेक्टर करंट इज 3.5 मिली एम्पियर, फाइंड बीटा। तो देखो आपको एक याद होना चाहिए कि जो हम एक अल्फा डिफाइन करते थे, अल्फा की जो वैल्यू डिफाइन होती थी ट्रांजिस्टर में, ये फॉर्मूला कई बार याद करने को बच्चों को बोला जाता है। तो अल्फा एक हम टर्म डिफाइन करते थे, वो होता था डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE, और हम फिर एक बीटा टर्म डिफाइन करते थे, और जो बीटा का वैल्यू होता था वो होता था अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो कुल मिला के उन्होंने आपसे बीटा पूछा है, आपको अल्फा कैलकुलेट कर लेना चाहिए, और अल्फा को अगर यहाँ पुट करेंगे तो आपको कौन मिल जाएगा, बीटा। अब अल्फा का वैल्यू क्या है, तो उन्होंने बोला है कि जो आपका कलेक्टर करंट है, कलेक्टर करंट में जो इंक्रीमेंट हुआ वो हुआ 3.5 मिली एम्पियर, मतलब 3.5 इंटू 10⁻³ अपॉन जो इमीटर करंट है उसमें जो इंक्रीमेंट हुआ वो हुआ 4 इंटू 10⁻³। यहाँ से कौन आया आपका अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू कितना है, तो इसको 7/2 लिखेंगे तो ये आया 7/2 लिखेंगे, तो ये है आपका 4, तो ये हो जाएगा आपका 7/8। और अगर आपको बीटा कैलकुलेट करना है तो ये इस फॉर्मूले में आप पुट करें, कितना आएगा 7/8 अपॉन 1 माइनस 7/8, तो नीचे आएगा 1/8, ऊपर कौन है 7/8, तो आंसर कितना है आपका 7। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 4 उन्होंने ऐसे लिखा है कि इफ W1 एंड W2 इज 1/3। तो देखिए क्या है W1 और W2, मैं आपको समझाता हूं। देखिए तो जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यंग्स डबल स्लिट का क्वेश्चन है। तो उन्होंने बोला है कि मान लीजिए ये दो स्लिट हैं और यहाँ सामने स्क्रीन है, और सिर्फ स्क्रीन पर हम जानते हैं कि यहाँ से ये 2 पॉइंट लाइट सोर्स की तरह, ये 2 स्लिट लाइट सोर्स की तरह बिहेव करती हैं, और यहाँ पे हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देता है। उन्होंने इस विड्थ को जो बोला है वो बोला है W1, और इस विड्थ को बोला है उन्होंने W2। अब उन्होंने आपसे क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि आई मैक्स अपॉन आई मिन का रेशियो आपको बताना है। आई मैक्स अपॉन आई मिन का क्या रेशियो आएगा ये हमसे पूछा गया है। तो आप इतना जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, और जो आपकी नेट इंटेंसिटी आती है वो क्या आती है, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, मतलब किसके प्रोपोर्शनल आती है, वो आती है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और जो मिनिमम इंटेंसिटी आती है वो आती है A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है जो ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब उन्होंने बोला है एम्पलीट्यूड के बारे में कि यहाँ से जो वेव जाएंगी उनका जो एम्पलीट्यूड होगा वो मान लीजिए A1 है, और यहाँ से जो वेव जाएंगी उनका जो एम्पलीट्यूड होगा वो A2 है, और उन्होंने बोला है कि जो एम्पलीट्यूड है वो विड्थ के प्रोपोर्शनल है। ये क्वेश्चन में उन्होंने लिख के दिया है। इसका मतलब A1 अपॉन A2 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, W1 अपॉन W2। ये क्वेश्चन में गिवन है।
और W1 अपॉन W2 किसके बराबर, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ये है आपका 1/3। तो अगर A3 को मैं x बोलूं तो A2 कितना हो जाएगा आपका 3x। तो आप यहाँ पे A1 A2 का वैल्यू पुट करें तो ऊपर कितना आएगा 4x का स्क्वायर, तो 16x स्क्वायर, और यहाँ पे आप बात करेंगे 3 - 1 2, तो ये आएगा आपका 4x स्क्वायर। तो आंसर कितना आया 4। तो आंसर इन्होंने मतलब इन्होंने रेशियो पूछा है और रेशियो क्या हो गया 4:4, मतलब 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसएचएम का क्वेश्चन है और बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जैसे कि मैं तो इस क्वेश्चन को क्लास नोट्स में कराता हूँ और मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द बच्चों ने ये क्वेश्चन किया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है एसएचएम का, क्योंकि हर जगह मोस्ट ऑफ द केसेज में इसको क्लास में कर लिया जाता है। तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक स्प्रिंग मास सिस्टम है और एक ब्लॉक है, ये आपका स्प्रिंग है और ये आपका एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का मास है कैपिटल M, और ये जो ब्लॉक है ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है और ये स्मूथ सरफेस है, और ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है और ये एम्पलीट्यूड एक ही एसएचएम परफॉर्म कर रहा है और स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया है। तो हम जानते हैं कि जब हमारा ब्लॉक मीन पोजीशन से गुजरता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, और वो होती है एम्पलीट्यूड इनटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी a ओमेगा। और इस वाले केस में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा वो कितना होगा √k/m। तो अभी जो इसका वेलोसिटी होगा जब ये मीन पोजीशन से गुजर रहा होगा तो वेलोसिटी होगा एम्पलीट्यूड a एंड ओमेगा √k/m। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि मैंने एक छोटा ब्लॉक इस पे रख दिया, मतलब एक दूसरा ब्लॉक मैंने इस पे रख दिया जिसका मास है स्मॉल m। तो हमने एक दूसरा ब्लॉक इस पे रखा जिसका मास है स्मॉल m, और वो ब्लॉक हमने इस पे कब रखा, ये तब रखा जब ये अपने मीन पोजीशन से गुजर रहा था। कब रखा हमने उस ब्लॉक को, जब ये अपने मीन पोजीशन से गुजर रहा था। और उन्होंने बोला कि बताइए जो नया एम्पलीट्यूड आएगा और जो ये पुराना एम्पलीट्यूड, जो नया एम्पलीट्यूड आएगा वो कितना होगा इस पुराने एम्पलीट्यूड के टर्म्स में। तो मैं मान लेता हूँ कि पुराना एम्पलीट्यूड जो गिवन है ऑलरेडी, जो कैपिटल M परफॉर्म कर रहा था वो ये एम्पलीट्यूड था, और ये जो नया सिस्टम बन के तैयार हुआ इसका एम्पलीट्यूड है a', और ये लिखा है कि ये स्मॉल m मास इससे क्या हो जाएगा, इससे स्टिक हो जाएगा, इससे चिपक जाएगा। अब हमें लिखना है, तो हम जानते हैं कि अगर इन दोनों को एक सिस्टम मान लिया जाए तो इस सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जैसे ही ये मास इससे चिपक जाएगा तो अब एसएचएम करने वाले मास की वैल्यू कैपिटल M नहीं रहेगी, अब वैल्यू क्या होगी कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो अगर हम अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखेंगे तो पहला मोमेंटम आएगा m इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होगी एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा, और ओमेगा किसके बराबर होगा √k अपॉन कैपिटल M। अगर बाद का वेलोसिटी लिखा जाएगा तो बाद का कॉन्फ़िगरेशन भी अपने मेन पोजीशन पर है। क्यों, क्योंकि जब ये इससे आके चिपक गया तो भी स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगा रही, क्योंकि ये अपने मीन पोजीशन पे था, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में थी, स्प्रिंग कोई भी फोर्स नहीं लगा रही। इसका मतलब ये पोजीशन नए कॉन्फ़िगरेशन का भी कौन होगा मीन पोजीशन। तो मास कितना हुआ कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये मास हुआ, इनटू वेलोसिटी क्या होगा नया एम्पलीट्यूड इनटू नई एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना √k अपॉन जो मास एसएचएम करेगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अब इसको सॉल्व किया जाती है आया √m इंटू a बराबर होगा रूट ऑफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू a'। तो a' का जो वैल्यू आया आपका वो किसके बराबर आया, वो आया √m अपॉन रूट ऑफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू a। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो बाद का एम्पलीट्यूड आया पहले से कम आया, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि सिस्टम की जो एनर्जी थी वो एनर्जी कम हो गई। और वो एनर्जी क्यों कम हो गई, क्योंकि ये टक्कर के बाद इससे तुरंत चिपक गया, मतलब ये हुआ कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन, और कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का लॉस होता है, इसलिए जो आपका फाइनल एम्पलीट्यूड आया वो पहले से क्या आया कम आया। ये था आपका 5th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 बहुत आसान क्वेश्चन है। उन्होंने क्या बोला है, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। उन्होंने बोला है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है, ये वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है और ये वीटी ग्राफ है, और आपसे एटी ग्राफ पूछा है कि बताइए इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा आएगा। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका एक्सेलरेशन ग्राफ अगर हमें बनाना है तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, वीटी ग्राफ का स्लोप। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है। ठीक, तो अगर मैं एक्सेलरेशन देखूंगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है मतलब इसका स्लोप कांस्टेंट है और इसका स्लोप कैसा है नेगेटिव। इसका मतलब इस समय तक जो मेरा एक्सेलरेशन रहेगा पार्टिकल का वो कैसा रहेगा नेगेटिव।
और ये वाला जो है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप कांस्टेंट होगा, और उसका स्लोप कांस्टेंट होगा, स्लोप कैसा है पॉजिटिव, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो वो कैसा है पॉजिटिव। तो ये हुआ आपका एटी ग्राफ। तो पहले आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट और नेगेटिव, और बाद में आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत आसान क्वेश्चन है, ये है बाइनरी स्टार सिस्टम। तो ग्रेविटेशन जब पढ़ाया जाता है तो बाइनरी स्टार सिस्टम को हम पढ़ाते हैं क्लास में, तो उसी का बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और बाइनरी स्टार सिस्टम के बारे में एक खास बात होती है जो बच्चे को हमेशा याद रखनी होती है कि ये पूरा सिस्टम अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व करता है, मतलब दोनों पार्टिकल, दोनों प्लैनेट या दोनों स्टार अपने सेंटर के अबाउट, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व करते हैं, और दोनों का टाइम पीरियड बराबर होता है। ये आपको पहले से याद रखना होता है, जब तैयारी करते हैं उस टाइम पे ये कुछ कुछ बातें उस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सीखते हैं जो याद रखनी होती हैं। तो ये आपका एक मास दिया है उन्होंने 2m, और ये मास उन्होंने दिया है m, और उन्होंने जो सेंटर ऑफ, अच्छा एक डायग्राम फिर से बनाते हैं, मैं आपको ऑर्बिट दिखाता हूं दोनों का। तो ये है आपका 2m और ये है m। आप जानते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास होता है वो हैवी पार्टिकल के नज़दीक होता है, तो इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो बीच में नहीं आएगा, वो हैवी के नज़दीक आएगा। हम मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा। तो अब मैं दोनों प्लैनेट के मोशन के बारे में बात करता हूँ। तो इसका जो सर्कल होगा, इसका जो सर्कल होगा वो इसका सर्कल कुछ इस तरह से होगा, और अगर हम इसके सर्कल की बात करें, इसका सर्कल कैसा दिखेगा, तो देखिए मैं इसका सर्कल भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। इसका सर्कल कुछ ऐसे दिखेगा, मतलब ये इसका रेडियस होगा और ये इसका रेडियस होगा। ये दोनों के सर्कल का अपना अपना रेडियस है। ये रेडियस कितना होगा तो देखिए बता सकते हैं, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस आएगा 2d/3। और अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखा जाए तो ये डिस्टेंस कितना आएगा d/3, मतलब उसके सर्कल का जो रेडियस है आउटर वाले का वो कितना हुआ 2d/3, और इसके सर्कल का जो रेडियस है वो कितना हुआ d/3। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब आपसे टाइम पीरियड पूछा है। तो आप सोचिए कि अगर आपको ओमेगा मिल जाए, एंगुलर वेलोसिटी, जो सर्कुलर में एंगुलर वेलोसिटी होगा वो अगर आपको मिल जाए तो आप टाइम पीरियड बता सकते हैं। तो मैं आपको एंगुलर वेलोसिटी लिख के दिखाता हूँ। वैसे टाइम पीरियड फॉर्मूला याद होना चाहिए, पर मान लेते हैं नहीं याद है अगर बच्चे को, तो बहुत टफ क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेगा। तो ऐसा करते हैं, इस एम मास पे फोर्स लिखते हैं। तो एम मास पे जब फोर्स लिखा जाएगा तो वो आएगा g इंटू 2m इंटू एम अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, और ये फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन और ओमेगा स्क्वायर रेडियस, और इस एम मास का रेडियस कितना है 2d/3। अब इसको सॉल्व किया जाए, स्मॉल m से स्मॉल m चला गया, इस 2 से ये 2 वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आया gm, 3 इधर आ जाएगा 3gm, और ये d नीचे आ जाएगा dq, और ये आया आपका ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की अगर हम बात करें तो वो आया √3gm अपॉन dq। अब हमें लिखना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, t इक्वल टू 2π अपॉन ओमेगा। 2π इज द एंगल जो उसने एक चक्कर में रिवॉल्व किया, एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा आपने कैलकुलेट कर दिया तो t का जो वैल्यू आया वो आया 2π √dq अपॉन 3gm। तो ये हुआ आपका टाइम पीरियड। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो था, ये जो बल्क मॉडुलस और इलास्टिसिटी से रिलेटेड जो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में अगर ये बच्चे को रिलेशन याद था तो बच्चा इसको कर सकता था, अगर ये रिलेशन नहीं याद था तो बच्चे को इसे कर पाना बहुत टफ टास्क था। ठीक, तो जनरली ये रिलेशन क्लास में बच्चे को बता दिया जाता है, कि हर बैच में तो नहीं बताया जाता लेकिन कुछ बैचेज में ये रिलेशन बता दिया जाता है जिससे याद रहे, क्योंकि ये रिलेशन कभी आज तक नहीं पूछा गया। क्योंकि जब हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं तो इस रिलेशन के बारे में बात होती है, तो बच्चे से इस रिलेशन के बारे में पूछा जाना थोड़ा कम उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने पूछ लिया तो आगे से याद रखें। और जो बच्चे आगे के शिफ्ट में पेपर देना चाहते हैं वो भी ये जो 3-4 रिलेशन होते हैं इनको अच्छे से देख लें। तो उन्होंने बोला कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो इसका सीधा सा रिलेशन होता है कि जो बल्क मॉडुलस होता है के, वो बराबर होता है नीटा इंटू यंग मॉडुलस अपॉन 9 नीटा माइनस 3 ऑफ गामा। ये नीटा कौन है, ये है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये कौन है आपका बल्क मॉडुलस, और ये कौन है आपका यंग्स मॉडुलस।
और ये कौन है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और ये इनका रिलेशन होता है जो बच्चे को याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, जैसे कि पेपर आसान था तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो उन्होंने लिखा है कि एक बैटरी है और एक रजिस्टर है और एक दूसरा बैटरी है, और यहाँ एक रजिस्टर है और ये आपका वायर है, और उन्होंने 2 पॉइंट मार्क करके दिए हैं हमें, एक ये वाला पॉइंट है x और एक ये वाला पॉइंट है y, और इन 2 पॉइंट के बीच में हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। उन्होंने पूछा है मॉड ऑफ Vx माइनस Vy। ठीक है, तो देखिए, तो इसको पहले सॉल्व कर दे। तो आप देखिए, अब बैटरी कितना है, ये बैटरी है 6 वोल्ट और ये बैटरी कितना है 4 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस है कितना 2 ओम और ये रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम। अब एक बात समझिए, ये 6 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट है, तो जो नेट जो सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन फ्लो होगा, क्योंकि ये ज़्यादा ईएमएफ का बैटरी है और ये सीरीज में लगे हुए हैं। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा। अगर कोई बच्चा गलत डायरेक्शन में मान लेता है तो सॉल्व करने के बाद उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो उससे ये समझना चाहिए कि नेगेटिव वैल्यू का ये मतलब है कि जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब वो करंट कितना है मैं मान लेता हूँ आई, उस करंट का वैल्यू कितना आएगा, तो आप पूरे लूप में आप KVL अप्लाई करें और करंट का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 6 - 4 डिवाइडेड बाई 2 + 8, तो ये आया आपका 2/10। करंट का वैल्यू आया 1/5 एम्पियर, ये करंट का वैल्यू आया। लेकिन उन्होंने आपसे करंट नहीं पूछा, उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो ऐसे देखिए, अगर मैं यहाँ से इस डायरेक्शन में जाऊँगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि मैं करंट के अपोजिट बढ़ूंगा। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल हो जाएगा, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल Vx है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा Vx + 4, और यहाँ जाएंगे तो फिर से पोटेंशियल बढ़ेगा। तो Vy का जो वैल्यू आएगा वो लिखा जा सकता है Vx + 4 + 8 इंटू करंट 1/5 IR। तो ये कितना आया, यहाँ सॉल्व करिए, तो Vy माइनस Vx का जो वैल्यू आया वो आया 4 + 8/5। तो इसको आप सॉल्व करिए, तो ये आया आपका 5 से इसमें डिवाइड लगाएंगे तो आएगा 1.6 और 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5.6। तो आंसर होगा आपका 5.6 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन 10 में उन्होंने लिखा है कि एक अल्फा, उन्होंने लिखा है कि लेट्स से अल्फा इक्वल टू, उन्होंने लिखा है वर्क, सॉरी उन्होंने लिखा है वर्क इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर इंटू ई की पावर -x² अपॉन अल्फा KT, और हर चीज का अपना एक यूजुअल मीनिंग है। और उन्होंने आपसे पूछा है कि बताइए बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए, एक बात समझ लीजिए, पहले एक बात क्लियर कट अच्छे से समझ लीजिए कि जो ये वाली चीज होती है, जितने भी ये मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, इनमें यहाँ पे भी कभी चीज, यहाँ पे जो भी चीज पुट की जाती है वो डायमेंशन लेस पुट की जाती है। मतलब यहाँ वाली चीज का कभी डायमेंशन नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि x² अपॉन अल्फा KT होगा वो डायमेंशन लेस होगा। ये जो होगा वो कैसा होगा, डायमेंशन लेस होगा। इसका मतलब अल्फा का जो डायमेंशन आएगा वो किसका डायमेंशन हो जाएगा, जो डायमेंशन अल्फा का होगा वही डायमेंशन हो जाएगा किसका, x² अपॉन KT का। अब बात आता है कि हमसे उन्होंने पूछा है बीटा का डायमेंशन। तो देखिए, अब यहाँ से ऐसा करते हैं, हमें वर्क का डायमेंशन पता है और अगर हमें अल्फा का डायमेंशन पता चल जाए तो हम ये बता सकते हैं कि बीटा का डायमेंशन क्या होगा। तो पहले हम अल्फा का डायमेंशन पता कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि KT का डायमेंशन क्या होगा। तो देखिए, आप जानते हैं कि जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, Vrms का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3 KT अपॉन m। तो अगर KT का डायमेंशन फॉर्मूला लिखाया जाए तो KT का डायमेंशन फॉर्मूला जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, mb² के बराबर आएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला ऊपर आएगा लेंथ स्क्वायर अपॉन KT का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, m इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मास का क्या होगा m1, वेलोसिटी का स्क्वायर, तो वेलोसिटी होगा आपका L1 t-1, लेकिन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा L2 t-2। और इसको अगर फर्दर सॉल्व किया जाए तो L2 से L2 चला जाएगा तो यह आया आपका m-1 एंड t की पावर 2, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा। तो अब इस वाले वैल्यू में हम पुट करें तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, वर्क होता है कौन, एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स का कितना होता है आपका m1
L1T-2। अब सोचिए जब इसको हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ का एक डायमेंशन और बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, L2। तो ये हुआ आपका वर्क का डायमेंशन, और अल्फा का डायमेंशन ये लिखा हुआ कितना, M-1 एंड T2, और साइड में बीटा स्क्वायर का डायमेंशन। अब इसको इधर ले आइए और इधर लाके इसको सॉल्व कर दीजिए। इधर जाकर ये आएगा m⁻², L⁻² एंड T⁻⁻4। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बीटा स्क्वायर। अब आपसे पूछा गया है बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए आप दोनों तरफ रूट ले देंगे, मतलब पावर को हटाएंगे, तो ये आएगा m1 L1 T-2। m1 L1 T-2 इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर बीटा। मतलब ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, फोर्स। ठीक, तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट सर सॉल्व करेंगे। तो हम लोग बेटा ये 24 फरवरी का पेपर शिफ्ट 1 का डिस्कस कर रहे हैं। इसमें मैं ये 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। इसे पहला क्वेश्चन मेरे पास जो है, जो हमारे PDF फाइल में क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें जेनर डायोड का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया है। एक ये जेनर डायोड है और इसके साथ 1 किलो ओम का है, और यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। यहाँ पर 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। अब बेटा क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है तो एग्जैक्ट जो बच्चों ने बताया है उस हिसाब से लिखा गया है, वेरिएशंस वहाँ पर हो सकते हैं एक्चुअल क्वेश्चंस में। जेनर डायोड की वैल्यू 5 वोल्ट दी हुई है। जेनर डायोड क्लियरली दिया हुआ है कि 5 वोल्ट के बराबर है, और 10 वोल्ट की हमने यहाँ पे बैटरी लगा रखी है। ये 1 किलो ओम है। अब इन्होंने जो लिखा हुआ है कि 2 किलो ओम का करंट बताइए, तब तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन हो गया। एक तो जेनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में लगता है। इसका जो N साइड होती है वो P पे रहती है, P साइड N पे रहती है। जेनर डायोड एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह से होता है जो अपने अक्रॉस 5 वोल्ट मेंटेन रखता है। तो नहीं, इसके अक्रॉस 5 वोल्ट हो गई बेटा। अगर इसके अक्रॉस 5 वोल्ट मेंटेन है तो इसमें आने वाली जो करंट है वो सीधे सीधे 5/2 किलो ओम, जो कि हमारे पास आ जाएगी 2.5 मिली एम्पियर यहाँ पे आने वाली करंट। तो दिस करंट कम्स आउट टू बी 2.5 मिली एम्पियर। अब एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, कि हो सकता है उन्होंने इस जेनर के ऊपर करंट पूछी हो, वो निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। तो जेनर के ऊपर करंट निकालने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करो, 1 किलो ओम पे करंट निकालो बेटा। अब ये यहाँ से यहाँ तक 5 वोल्ट हो गया, टोटल 10 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस कितना आया, 5 वोल्ट आया। अगर मैं इसको 0 पोटेंशियल पे मान लूँ तो ये हो जाएगा बच्चों 5 वोल्ट पे, और ये हो जाएगा हमारे पास 10 वोल्ट पे। यानी 10 किलो ओम, 1 किलो ओम वाले पे 5 वोल्ट आ रहा है। तो यानी यहाँ पर जो करंट आएगी वो आएगी 5 मिली एम्पियर। अब 5 मिली एम्पियर इधर आई और 2.5 मिली एम्पियर इधर गई, तो 2.5 मिली एम्पियर इधर भी चली जाएगी बेटा। तो अगर इसमें भी पूछा गया है तब भी आंसर 2.5 मिली एम्पियर ही होगा विद दिस डाटा। अच्छा, ये वैल्यूज़ अगर थोड़ी बहुत अलग इधर उधर भी हैं तो भी बेसिकली जिनको जेनर का फंक्शन नहीं पता है उनको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। जेनर एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह से होता है, वो अपने अक्रॉस लिखी हुई वोल्टेज को मेंटेन रखेगा, और ये रिवर्स बायस में काम करता है। तो इसके अक्रॉस हमेशा 5 वोल्ट रहेगा और इसके अक्रॉस 10 वोल्ट आ गया। अगला क्वेश्चन है हीट का। उसमें एक इन्होंने पीवी डायग्राम दे रखा है। अब पीवी डायग्राम में हमारे पास एक प्रोसेस है C2A जो कि क्लियरली आइसोकोरिक है। A to B को इन्होंने कर्व लिखा हुआ है, लेकिन ये दिया हुआ है कि ये आइसोथर्मल है। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि A to B आइसोथर्मल है, और B to C आइसोबैरिक प्रोसेस है। तो एक साइक्लिक प्रोसेस दे रखी है, इस पे वर्क पूछा हुआ है। वर्क बताने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक V1 और P1 मार्क किया हुआ है।
और इस जगह पे इसको 2V1 मार्क किया है। और आइसोथर्मल प्रोसेस है और ये भी लिखा हुआ है कि P1 V1 जो है वो nRT के बराबर है। अगर ऐसा है P1 V1 nRT के बराबर है तो सारा इन्होंने जो वर्क डन के ऑप्शंस दे रखे हैं वो nRT के फॉर्म में दे रखे हैं, nRT ln2 माइनस समथिंग समथिंग, वी विल ट्राई टू कैलकुलेट इट। अब बेटा यहाँ पे 2V1 है, अगर यहाँ का टेम्परेचर T1 हुआ तो यहाँ का टेम्परेचर 2T1 हो जाएगा, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ PV जो है वो टेम्परेचर देता है। तो यहाँ P1 V1 है, यहाँ P इंटू 2V1 है, तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर हो गया बेटा 2T1। और इस पूरे प्रोसेस में ये 2T1 ही रहेगा, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर आ गया 2T1। तो तीनों प्रोसेस का अलग अलग वर्क निकाल लेते हैं। वर्क डन जो है वो हमारे पास वो हमारे पास बेटा आएगा विद इन हाफ एन आवर। वर्क डन जो है बेटा हमारे पास आएगा तीन प्रोसेस का अलग अलग। पहले आइसोथर्मल का वर्क डन कितना आएगा, nR2T, बिकॉज इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर 2T1 है, तो nR2T1 log ऑफ V2 बाई V1। अब क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो log 2 ये हुआ हमारा इस प्रोसेस का वर्क डन इन AB। रही बात BC के वर्क डन की, BC में वॉल्यूम कम हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव हो गया। कितना वर्क डन हो गया बेटा वर्क डन में के फॉर्म में? वर्क डन होता है किसी भी आइसोबैरिक प्रोसेस में nR डेल्टा T, तो यहाँ पे आ जाएगा nRT1। आइसोबैरिक प्रोसेस में nR डेल्टा T होता है, डेल्टा T से भी वैसे पता चल रहा है कि ये नेगेटिव होगा। तो ये हमारे पास टोटल वर्क डन हुआ, क्योंकि वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस AC तो बेटा हो जाएगा 0। सो AC पे आने वाला जो वर्क डन है वो तो हो गया 0। तो ये प्रोसेस है आइसोथर्मल, ये वाला प्रोसेस हो गया आइसोबैरिक, ये वाला प्रोसेस हो गया आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में कोई वर्क डन नहीं, यहाँ nRT log V2 बाई V1, इस वाले प्रोसेस में nR डेल्टा T। तो तीनों का वर्क डन हमने जोड़ लिया। तो इस तरह से एक इन्होंने आंसर दे रखा है, nRT को कॉमन लेकर के 2 ln2 माइनस 1, सो दैट विल बी द राइट आंसर फॉर इट। तो या 2 nRT कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में हाफ आ जाएगा। फाइन, अगला क्वेश्चन। तो हमारे पास एक अगले वाले क्वेश्चन में एक्सपेंशन का है, थर्मल एक्सपेंशन का, कि यू हैव गॉट अ क्यूब ऑफ साइड A। नाउ क्यूब ऑफ साइड A और उसका लीनियर एक्सपेंशन अल्फा दिया हुआ है। तो अगर लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है उसका मतलब हुआ क्यूबिकल एक्सपेंशन 3 टाइम्स अल्फा है। पूछा गया है कि टेम्परेचर को डेल्टा T बढ़ा दिया गया तो वॉल्यूम में क्या चेंज होगा। सो डेल्टा V विल बी इक्वल टू V गामा डेल्टा T। V की वैल्यू क्या है बेटा, A क्यूब, गामा की वैल्यू क्या है 3 अल्फा, ये हो जाएगा डेल्टा T। सो डेल्टा V इज इक्वल टू A क्यूब 3 अल्फा डेल्टा T, A क्यूब 3 अल्फा डेल्टा T। सिंपली इतना पूछा है जो कि सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। डेल्टा V होता है V गामा डेल्टा T, गामा की वैल्यू 3 अल्फा। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ओके। हमारा जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर फिर इस क्वेश्चन में बच्चों ने जो बताया है और एक्चुअल क्या है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है अगले वाले क्वेश्चन में। इन्होंने लिखा हुआ है कि एक पोलराइड है और इस पोलराइड से जो लाइट पास कर रही है वो 100 ल्यूमेन की है। अब ल्यूमेन जनरली टर्म अब हम लोग बताते नहीं है बिकॉज ये फोटोमीट्री का टर्म होता है। फोटोमीट्री इज़ नाउ नो लॉन्गर इन द सिलेबस, अब सिलेबस में नहीं है, पर आप इसको अभी मोर और लेस पावर जैसा मान सकते हो, इंटेंसिटी जैसा मान सकते हो। बेसिकली ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है। जो एक्चुअल पावर होती है, जैसे ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है 20 वाट का, तो 20 जूल ये 1 सेकेंड में इलेक्ट्रिसिटी खर्च कर रहा है। कितनी लाइट दे रहा है, लाइट की कितनी एनर्जी एक्चुअली में मिल रही है, कितनी एनर्जी हमको विजिबल रीजन की मिल रही है, उसको हम लोग ल्यूमेन बोलते हैं। और उसमें भी हमारे पास जहाँ पे हमारी आंखें सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं उस रीजन की कितनी लाइट हमको मिल रही है
उसको हम लोग विजिबल रीजन की इंटेंसिटी बोलते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई बल्ब बहुत कम पावर का हो लेकिन उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज़्यादा हो। जैसे अगर आप एलईडी लेंगे, वो 10 वाट की एलईडी भी हो सकता है 50 वाट की कन्वेंशनल बल्ब से ज़्यादा ल्यूमिनस इंटेंसिटी पैदा करती है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी स्पेसिफिकली विजिबल रीजन की पावर होती है। तो वो अब सिलेबस में नहीं है एज सच, बट ओके, यू मे से दैट इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटेंसिटी ओनली, इट इज़ अ टाइप ऑफ पावर ओनली। नाउ बेसिकली ये कह रहा है कि अगर इस पोलराइड को, लेट अस से ये पोलराइड की पास एक्सिस है, ये पोलराइड की एक्सिस है, इसको 30 डिग्री आप रोटेट कर देते हो, तो पोलराइड की कैसी भी एक्सिस हो, लाइट अगर ये अनपोलराइज लाइट यहाँ पे पड़ रही है, प्रोवाइडेड ये लाइट अनपोलराइज्ड हो, तो यहाँ पे लाइट हमेशा उस इंटेंसिटी का हाफ आ जाती है। यहाँ पे आई नॉट है तो यहाँ पर आई नॉट बाई 2 है, प्रोवाइडेड ये अनपोलराइज्ड हो तो जनरली एक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि अगर हमारी एक्सिस अब रोटेट होकर के कुछ और हो गई। अब ऐसे आपने इसको रोटेट कर दिया, आपने इसको रोटेट कर दिया थीटा डिग्री से, जहाँ से भी था पहले उससे आपने थीटा डिग्री रोटेट कर दिया, उसके बाद भी ये आई नॉट बाई 2 ही रहेगी अगर एक ही पोलराइड है। तो होता क्या है, जो मेलिस लॉ है बेटा, वो लगता है जब दो पोलराइड होते हैं। जैसे एक पोलराइड आपने यहाँ पे रखा है, एक पोलराइड आपने यहाँ पे रखा है, और इन दोनों की एक्सिस पे डिफरेंस, यानी एक की एक्सिस अगर हम ये मान लें कि कुछ इस तरीके से वर्टिकल है, दूसरे की थोड़ी सी टिल्टेड एंगल बना रही है, तो हम लोग ये बोलते हैं थीटा कि यहाँ से तो आई नॉट आया, यहाँ पे गया आई नॉट बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेलिस लॉ पोलराइजर के बाद की इंटेंसिटी और एनालाइजर के बाद की इंटेंसिटी को एनालाइज करता है। वो कभी भी पहले पोलराइड से पास होने वाली इंटेंसिटी जितनी है उतनी ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो आई नॉट बाई 2 थी, आई नॉट बाई 2 रहेगी। इज ओके? तो यहाँ पर फिलहाल जो बच्चों ने बताया है, उन्होंने बताया है कि नहीं सर ये एक ही पोलराइड दिया था और यहाँ पर 100 ल्यूमेन की ही इंटेंसिटी थी, सॉरी इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू द पोलराइड, ये है 100 ल्यूमेन बेटा। ये इन्होंने दे रखा है कि 100 ल्यूमेन था, ओरिजिनल इंटेंसिटी नहीं दी है, तो कितना भी रोटेट कर देंगे ये 100 ल्यूमेन का 100 ल्यूमेन ही रहेगा। तो अगर एक ही पोलराइड था तब तो आंसर 100 ल्यूमेन आएगा। इन्होंने दिया हुआ है कि इट इज़ रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री पे मैं कॉस स्क्वायर 30 लिखता, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो एंगल तब होता जब दो पोलराइड हमारे पास होते, पहले वाले को हम पोलराइजर बोलते, दूसरे वाले को हम एनालाइजर बोलते। तो ऐसा तो उन्होंने कुछ दिया नहीं है जैसा बच्चों ने बताया। अगर दिया होगा बेटा तब अगर यहाँ 100 ल्यूमेन है तो यहाँ हो जाएगा 100 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन वहाँ पे क्या है उसके हिसाब से मैंने 2-3 जो वेरिएशन पॉसिबल हो सकते हैं। बच्चों के हिसाब से तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पोलराइड है। तो अगर एक ही पोलराइड है तो यहाँ पर अगर इंटेंसिटी आई नॉट है तो यहाँ आई नॉट बाई 2 मिलेगी और वही आपको हर बार मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 15, ये वाला क्वेश्चन बेटा 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 हमारे पीडीएफ फाइल के हिसाब से। Four particles each of mass 1 kg equidistant from each other. Move along a circle of radius 1 meter. अब ये चारों पार्टिकल्स हैं जिनका सर्कल का रेडियस बेटा दिया हुआ है 1 मीटर। तो इन्होंने पूछा हुआ है कि इसकी स्पीड क्या होगी। सबका मास जो है वो 1 kg है, हर पार्टिकल का मास 1 kg है। सर्कल का रेडियस भी बेटा दिया हुआ है 1 मीटर। पूछा गया है कि अगर ये केवल और केवल ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है तो स्पीड क्या होगी। यहाँ से बेटा एक फोर्स लगेगा F, यहाँ वाला फोर्स भी मैग्नीट्यूड में F ही होगा। जो पार्टिकल नंबर, इसको अगर मैं नाम दे दूँ, ये A है बेटा, तो B जो है वो A पे लगा रहा है, वो अगर F है
तो सी जो है वो ए पे लगा रहा है, वो भी मैग्नीट्यूड में एफ के बराबर है, और डी जो है जो फोर्स है, क्योंकि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में √2 टाइम्स होगी, तो ये फोर्स हो जाएगा F/2, F/2, बिकॉज जी m1m2/r², r √2 हुआ तो डिनोमिनेटर में √2² 2 हो गया। अब नेट फोर्स बेटा कितना हुआ हमारे पास, 2 टाइम्स F cos 45, सबका मैं कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ले रहा हूं, प्लस F/2 मस्ट बी इक्वल टू mv²/r। अब F की वैल्यू क्या है बेटा, उसको भी देख लेते हैं। F 2 cos 45 आ जाएगा बेटा √2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू mv²/1। F खुद हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, gm², बाई, अब ये क्योंकि ये साइड आपको दी हुई है 1 बेटा, ये साइड 1, तो ये हो जाएगी 1√2, ये साइड हो जाएगी 1√2, 1√2, सो ये आ जाएगा 1√2² √2 प्लस हाफ इज इक्वल टू mv²/r। r की वैल्यू 1 है, m और m बेटा आपस में कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास डिजायर्ड v का रिजल्ट हुआ। वहाँ जिस भी फॉर्मेट में लिखा था उसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। m की वैल्यू एनीवे 1 है बेटा, तो ये हमारे पास आया g/2 ब्रैकेट √2 प्लस हाफ इज इक्वल टू v²। तो इसको अंडर रूट में आप ले लीजिए। तो अंडर रूट तो खैर उन्होंने एडियाबैटिक में डेल्टा क्यू या हीट कंटेंट कांस्टेंट रहता है। दूसरा है आइसोथर्मल, क्यू वाले में लिखा हुआ है कि आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल में क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, टेम्परेचर, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस है और टेम्परेचर कांस्टेंट इसमें 3 में दिया हुआ है, तो क्यू जो है वो मैच कर जाएगा 3 से। ऐसे ही आर आइसोकोरिक है बेटा, तो आइसोकोरिक है हमारे पास आर, तो आइसोकोरिक में आप क्या बोलोगे कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ये हुआ आइसोथर्मल वेयर द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो उससे मैच कर जाएगा बस। और एक एस है आइसोबैरिक, आइसोबैरिक, आइसोबैरिक क्या होता है बेटा, प्रेशर कांस्टेंट। तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन तो पता नहीं जो बच्चे बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं या नहीं। अगला क्वेश्चन तो शायद 10th स्टैंडर्ड का पूछा कि रेडियस और फोकस में क्या रिलेशन होती है एक मिरर में। अब लेंस में पूछा होता तब भी समझ में आता, पर मिरर में, एक कॉन्वेक्स मिरर में या कोई भी मिरर हो, कॉन्वेक्स हो या कनकेव हो, फॉर पैरेक्सियल रेज, यानी जहाँ पे एंगल बहुत छोटे होते हैं वहाँ पर रेडियस जो होता है वो 2 टाइम्स फोकल लेंथ होता है फॉर पैरेक्सियल रेज। तो ये जो क्वेश्चन है जो हमारे इसमें 17 है, वो क्यों पूछा मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन पर दिया हुआ है। 18th में थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होने चाहिए। कुछ 4 चीज़ों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, I2, I3, I4 करके लिखे हुए हैं। इन्होंने कहा है कि I1 जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का है अपने डायामीटर के अबाउट। डायामीटर के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। ये रिंग है, इसके डायामीटर कह रहा हूँ, एक्सिस नहीं, डायामीटर के अबाउट, ये I1 है। I2 बोला गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, डिस्क का। कहाँ से, अबाउट सेंट्रल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। ये डिस्क का है। और ये वाली एक्सिस, इसका भी हम लोगों को पता है कि mr²/2 होता है, डेफिनेटली डिराइव नहीं करना है। I3 लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। अब सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर है तो इसका भी, सॉलिड सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर है तो हमारे पास आएगा mr²/2। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर।
फिर आएगा मोमेंट ऑफ इनर्सी ऑफ द स्फीयर। अब ये स्फीयर में सॉलिड स्फीयर लिखा हुआ है कि एक स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर है, तो उसका कितना होता है 2/5 mr स्क्वायर। सो I3 भी mr स्क्वायर बाई 2 है और I4 2/5 mr स्क्वायर है। ये चारों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके हिसाब से इन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस 5/4 I1, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3, और वो I1 I2 I3 आपस में बराबर हैं और वो कम है I/4 से। तो कम तो नहीं है, ज़्यादा है, बिकॉज ये सब 0.5 है, ये 0.4 है, तो ज़्यादा हो गया। फिर लिखा हुआ I2 I3 I4 आपस में बराबर हैं, तो वो तो बराबर नहीं है। फिर लिखा हुआ है एक I1 प्लस I2 जो है वो I3 प्लस 5/4 I1 है, 5/4 I4 है, वो मैच कर रहा है। तो एक रिलेशनशिप जो बच्चों ने बताई है वो मैच कर रही है। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस 5/4 I1। जो सिंपल आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, mr स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे भी 5/4 कर देंगे आप, तो फिर ये mr स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो सिंपल सी रिलेशनशिप है। नहीं, अभी एक क्वेश्चन इन्होंने 19 दे रखा है, ये हमारा 18th क्वेश्चन है। 19 में स्पेक्ट्रल लाइंस दे रखी हैं, वो भी सीधे सीधे डायरेक्ट की लाइमन सीरीज क्या है, बामर सीरीज क्या है। तो आप जानते हो कि जब भी कभी हायर से फर्स्ट पे जंप करता है वो लाइमन है, हायर से 2 पे जंप करता है वो है बामर, हायर से 3 पे जंप करता है वो है पाचन। तो सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन और सीरीज लिमिट भी दे रखी है। तो इन्होंने इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है, उसको मैं लाइंस दे रखी हैं। यह है 1 2 3 4 5 करते करते यहाँ है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से 1, फिर दे रखा है 5 से 2, 3 4 5। इस लाइन का नाम दिया हुआ है बेटा ए, इस लाइन का नाम दिया हुआ है बी। सी 5 से 3, तो अब मैच क्या करना है कि इसमें से कौन सी चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है। तो पहला तो लाइमन सीरीज रिप्रेजेंट कर रही है, वो भी सीरीज लिमिट रिप्रेजेंट कर रही है। इससे बड़ी एनर्जेटिक लाइन या इससे छोटी वेवलेंथ आपको नहीं मिलेगी। दूसरा वाला क्या है बेटा, हायर से 2 यानी ये बामर सीरीज है, हायर से 3 ये पाचन सीरीज है। अगर आप बोलें ये कौन सी लाइन है बामर सीरीज की, तो ये पहली, दूसरी, तीसरी, ये थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज है। ये कौन सी लाइन है पाचन सीरीज की, ये सेकेंड लाइन ऑफ पाचन सीरीज है। तो इस तरह से इन्होंने 3 ऑप्शन दे रखे हैं कि ए बी सी में कौन सी चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है। तो इनका जो पहला ऑप्शन है वो एग्जैक्टली मैच करता है। अभी लास्ट क्वेश्चन है या 20th क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो 20th क्वेश्चन में इन्होंने स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 पूछा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटॉन वेरीज इनवर्सली विद द लीनियर मोमेंटम। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है h/p। तो पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ मोमेंटम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो है, तो नहीं वो स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, स्टेटमेंट 1। फिर दूसरा स्टेटमेंट में कह रहा है कि अगर लैम्डा इंक्रीज करता है, अगर लैम्डा इंक्रीज करता है तो मोमेंटम जो है वो डिक्रीज करेगा, p डिक्रीजेस। ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बिकॉज अगर लैम्डा इंक्रीज करेगा तो मोमेंटम क्या करेगा। यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है मोमेंटम इंक्रीजेस, इंक्रीज करना गलत है। अगर लैम्डा इंक्रीज करेगा बेटा तो मोमेंटम डिक्रीज करेगा। पर इन्होंने लिखा हुआ है बी स्टेटमेंट में कि लैम्डा इंक्रीज करेगा तो मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा, तो ये गलत है।
तो स्टेटमेंट 1 सही हो गया, स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। रिमेनिंग क्वेश्चन अभी दूसरे सर आकर के डिस्कस करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं जिनको रिकैप था ऑलरेडी, अच्छी बात है। नहीं है तो मोर और लेस इसमें जो पेरिफेरल्स है वो मैंने बता दिया। एक जेनर डायोड वाला क्वेश्चन, एक पोलराइजेशन वाला क्वेश्चन, उसको देख करके एक बार जाइएगा सारी थ्योरी और सारे नोट्स को। चांसेस हैं कि उसमें अगेन फिर हमारे पास क्वेश्चंस आए और सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्टली। ओके, थैंक यू। तो हेलो बच्चों, आपका जेई मेंस का जो क्वेश्चन पेपर है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपन लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि एक 220 वोल्ट का एसी सप्लाई है जो कि प्राइमरी सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर को दिया गया है और आउटपुट वोल्टेज इसका 12 वोल्ट दिया गया है, ठीक है ना। यानी कि ऐसा कुछ है कि आपको जो प्राइमरी कॉइल है इसमें आपको एक अल्टरनेटिव करंट का सप्लाई दिया गया है 220 वोल्ट का, राइट, ओके। और जो आपका सेकेंडरी कॉइल है, जो सेकेंडरी कॉइल आपको दिया हुआ है, उस सेकेंडरी कॉइल में सेकेंडरी कॉइल से जो आउटपुट वोल्टेज है अपने को, वो आउटपुट वोल्टेज मिलता है कितना, 12 वोल्ट अपने को आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है ना, ओके। तो प्राइमरी वोल्टेज अपने को 220 दे रखा है जबकि सेकेंडरी 12 वोल्ट है। सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न है वो 24 दे रखे हैं, राइट। तो नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी अपने को 24 दिए हुए हैं, ओके। अब अपने को पूछा गया है कि प्राइमरी में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल ये अपने को पूछा गया है, राइट, ओके। तो अब इसको अपन कैसे पता करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल को। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। ट्रांसफॉर्मर किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो इसका सिंपल सा टेक्निक ये है कि द फ्लक्स पर यूनिट टर्न विल ऑलवेज रिमेन सेम, ओके। तो एक जो आपका कॉइल है, इस एक कॉइल से जो फ्लक्स पास होगा वो प्राइमरी में और सेकेंडरी में दोनों तरफ क्या होगा, सेम होगा, करेक्ट। तो अगर मैं बात करूं कि एक से, लेट्स से कि एक टर्न से जो फ्लक्स पास होता है वो होता है 5, करेक्ट। एक से जो फ्लक्स पास होता है उसे अगर मैं 5 बोलूं तो टोटल प्राइमरी में टर्न कितनी है, NP। सो इतना फ्लक्स बनेगा प्राइमरी कॉइल से, राइट। दिस इज द फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, करेक्ट। अब अगर अपन बात करें सेकेंडरी कॉइल की, तो जितना पर टर्न फ्लक्स प्राइमरी में होगा उतना ही पर टर्न फ्लक्स सेकेंडरी में होगा। तो मैं ये मान सकता हूं कि अगर ये पर टर्न फ्लक्स है तो इधर में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर इतनी है तो आपका नेट फ्लक्स इन सेकेंडरी ये बनेगा, करेक्ट। आप डिफरेंशिएट कर सकते हो इनको तो आपका आ जाएगा कुछ NP टाइम्स d∅dt। ये अपना क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द प्राइमरी फ्लक्स, जो कि हो जाएगा अपना प्राइमरी वोल्टेज, राइट, नेगेटिव ऑफ दैट। तो यहां पे आप देख सकते हो। और इधर में क्या बनेगा अपना NS d∅dt, ये बनेगा अपना कितना, d∅s/dt के बराबर, राइट, ओके। तो इसका भी नेगेटिव ले लेते हैं अपन। तो इधर में क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका वोल्टेज, राइट, ओके। तो यहाँ पे मान सकते हैं अपन वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी, राइट। तो ऐसा कुछ बनेगा ये। अब अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि जो VP है, वोल्टेज ऑफ प्राइमरी जो है वो कितना दे रखा है, -NP टाइम्स d∅dt। और वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी अपने को बोला गया है -NS इंटू d∅dt। दोनों को डिवाइड कर दो, d∅dt ये फैक्टर कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ से आएगा VP/VS इज इक्वल्स टू NP/NS। तो ये आपके लिए एक स्टेटमेंट बनेगा जिसको आपको इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो प्राइमरी का वोल्टेज आपको पता है, वोल्टेज सेकेंडरी का भी पता है आपको, राइट ना। तो अब आप इसमें पता कर सकते हो कि अगर आपको सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स पता है तो प्राइमरी की कितनी होंगी। तो यहाँ से सिंपल सा याद रखो आप इसको कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इंटू VP/VS, डन, ओके। तो ये आपका नंबर ऑफ टर्न्स बनेगा प्राइमरी में, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसको। तो अभी आपका आंसर क्या आएगा ये आपको पता चल जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में कितने दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के अपने को निकालने हैं।
ये किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी विच इज 24 एंड वोल्टेज ऑफ प्राइमरी अपने को कितना दिया हुआ है भाई 220 एंड वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कितना दिया हुआ है 12, राइट। तो यहाँ से ये डबल हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी अपने को मिलता है 440। देखिए 440 is the correct answer, the number of turns in primary, okay, that are 440. So इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा। बस काम की बात इसमें यही है कि पर टर्न फ्लक्स हमेशा सेम होता है, तो फाइनल रिजल्ट अपना कुछ ऐसा बनता है Vp अपॉन Vs इज इक्वल्स टू Np अपॉन Ns, ओके, करेक्ट। तो इस रेशियो में आप जैसे ही जो रेस्पेक्टिव नंबर्स उन्हें पुट करते हैं आपका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी का, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन, तो देखिए भाई अगला सवाल, a vertical cross section of a plane y is equals to x by 4 is given, right? मतलब y is equals to x square by 4, this is the vertical cross section of plane having coefficient of friction 0.5, okay? तो अब इसने पूछा है find maximum height at which the particle can stay, okay? Maximum height on which the particle can stay. तो ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो अगर मैं y is equals to x square by 4 को ड्रॉ करूं तो ये आपका कुछ ऐसा बनेगा, y is equals to x square by 4 को ड्रॉ करोगे तो ये कुछ इस तरीके का पैराबोला बनेगा, राइट, ओके। अब आप देख सकते हो कि अगर आप किसी पार्टिकल, अब इन्होंने पूछा है मैक्सिमम हाइट एट विच द पार्टिकल कैन स्टे, तो लेट से दिस इज द मैक्सिमम हाइट, ओके, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। यहाँ पे ये पार्टिकल अभी भी रुका हुआ है, राइट, इसका मास मैंने m मान लिया। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आप एक फोर्सेस को मार्क करिए। तो ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन, mg आएगा इधर में और फ्रिक्शन आएगा अलोंग द टेंजेंट, दिस अलोंग द टेंजेंट आपका आएगा फ्रिक्शन, ओके, करेक्ट। तो अभी आप लोग देख सकते हैं इसमें कि अगर मैं इस टेंजेंट को फुल्ली ऐसे ड्रॉ करूं तो यहाँ पे ये जो थीटा बन रहा है इसका टेन थीटा आपका स्लोप होगा, राइट। तो अगर आपको पता है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 है तो dy बाय dx आपको पता चल जाएगा, दैट इज 2x बाय 4 विच इज टेन थीटा। इसका मतलब टेन थीटा जो है वो एक्चुअली क्या है, x बाय 2 है, करेक्ट। तो अभी आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर कि अब अगर ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब इस पे नेट फोर्स होगा 0, राइट। तो आप mg को ब्रेक करिए दो पार्ट में, ये अगर थीटा है तो ये बन गया आपका कितना 90 माइनस थीटा। तो mg को जैसे ही आप ब्रेक करते हैं तो ये आ जाएगा कितना आपका mg साइन थीटा और यहाँ पे बनेगा ये mg कॉस थीटा, ओके, करेक्ट। अब अगर नेट फोर्स 0 है तो n का वैल्यू आपका बन जाता है कितना mg कॉस थीटा, ये आपका n का वैल्यू बनता है, राइट, ओके। अब फ्रिक्शन क्या हो जाएगा आपका, फ्रिक्शन होगा म्यू टाइम्स n, राइट। अब अगर आप बात कर रहे हो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट की, तो यहाँ मैक्सिमम हाइट पे इसको रोकने के लिए ब्लॉक को मैक्सिमम फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन आप निकाल सकते हैं FR मैक्स, जो क्या होगा आपका म्यू टाइम्स n होगा, राइट। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी म्यू टाइम्स n। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कितना बन रहा है म्यू mg cos थीटा, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है। और अगर ये मैक्सिमम हाइट पर है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन ने ही mg साइन थीटा को बैलेंस किया होगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि mg इज बैलेंस्ड बाय द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन, करेक्ट, एट द मैक्सिमम हाइट। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि mg किसके बराबर है, सॉरी mg साइन थीटा इज बैलेंस्ड बाय दैट। तो mg साइन थीटा जो है उसे बैलेंस किया होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन ने, इसको बैलेंस किया होगा फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ने फॉर मैक्सिमम हाइट। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि mg साइन थीटा को किसने बैलेंस किया होगा, म्यू mg कॉस थीटा ने, राइट। तो साइन थीटा mg कट गया, टेन थीटा यहाँ से कितना बना अपना म्यू। अब टेन थीटा आपको पता है कितना है, टेन थीटा कितना दिया हुआ है भाई, वहाँ पे 2x बाय 4 है, इसका मतलब टेन थीटा यहाँ से x बाय 2 है, इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो,
इसका मतलब x/2 का वैल्यू अपने को कितना दे रखा है 0.5, तो अपने को पता चल गया कि x का वैल्यू आएगा 1, करेक्ट। इसका मतलब x का वैल्यू आएगा 1, तो y अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर, तो जैसे ही 1 को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि y का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 1/4 मीटर, करेक्ट। अब आंसर आपसे सेंटीमीटर में पूछा गया है, तो आप निकाल सकते हो इजीली कि 1/4 सेंटीमीटर एक्चुअली 25 सेंटीमीटर है, ओके। तो आपका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, राइट, और यू कैन से 1/4 मीटर। क्लियर? तो इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, फाइंड आउट द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग, ओके। So next is find out the minimum force required to stop the block from the falling. तो यहाँ पे आपको एक ब्लॉक दिया हुआ है, दिस इज द ब्लॉक, ओके। इस ब्लॉक का मास है 0.5 kg और यहाँ पे एक फोर्स लगाया गया है, लेट्स से दिस इज F, ओके। म्यू दे रखा है इधर का कितना 0.2, ओके। अब इन्होंने पूछा है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ F रिक्वायर्ड टू स्टॉप दिस ब्लॉक फ्रॉम द फॉलिंग, राइट। तो आप यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है सो दैट ये जो ब्लॉक है वो यहीं पे रुका रहे। तो अपन देखते हैं इस ब्लॉक पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं। तो ये जो ब्लॉक है 0.5 kg का, एक तो इस पे mg लगेगा 5 न्यूटन का, एक फोर्स आपने लगाया हुआ है इधर से, और एक नॉर्मल आएगा इधर से, और फिर एक फ्रिक्शन लगेगा इधर में, करेक्ट। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो ब्लॉक है वो कभी भी इस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करेगा, इस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करेगा, इसका मतलब नेट फोर्स इस डायरेक्शन में 0 होगा। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ से कि F की वैल्यू n के बराबर होगी, करेक्ट। तो अपने को पता है ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसकी वैल्यू F आने वाली है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी म्यू इंटू n हो जाएगी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन, राइट। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन अपने को पता चल गया कितना है, म्यू इंटू n है। तो अगर आपको इस ब्लॉक को रोकना है तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है उसे 5 के बराबर होना पड़ेगा, राइट। तो फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा उसको किसके बराबर होना पड़ेगा, 5 न्यूटन के बराबर होना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, म्यू इंटू n, और n का वैल्यू अपने को पता है किसके बराबर है, f के। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो म्यू इंटू f, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन। तो म्यू इंटू एफ को होना पड़ेगा 5 न्यूटन। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा फोर्स का वैल्यू। फोर्स का वैल्यू आपका कितना बनेगा भाई, म्यू अपने को कितना दिया 0.2 दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो जाएगा 25, करेक्ट, ओके। तो आपको जो मिनिमम वैल्यू ऑफ जो फोर्स है वो आपका होगा 25 न्यूटन, करेक्ट। अगर आप इस F को 25 या 25 से ज़्यादा रखते हैं तो क्या होगा, आपका ये ब्लॉक हमेशा बैलेंस्ड रहेगा, राइट। इस ब्लॉक को बैलेंस करने के लिए आपको ये जो फोर्स है वो कम से कम 25 लगाना है। 25 से आप जैसे ही ज़्यादा लगाओगे फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, समझ में आई बात। तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा मतलब 5 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा कंडीशन के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करता है। तो अगर डिमांड 5 न्यूटन की है तो वो हमेशा 5 न्यूटन ही सप्लाई करेगा। तो अब याद रखिए कि जो मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स बनी आपकी वो कितनी बनी, 25 न्यूटन बनी। 25 न्यूटन आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ ये फोर्स है, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है टू आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ सेम मास, ओके। टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ सेम मास, एक का स्पीड दे रखा है 9 मीटर पर सेकेंड और ये वाला है रेस्ट पे, करेक्ट, ओके। तो टू identical particle of the same mass as shown just before the collision. So this is the situation just before the collision. Now just after the collision what happened, just after the collision एक मास जो है आपका वो तो इधर जा रहा है कुछ v1 स्पीड से 30 डिग्री के एंगल पे हॉरिजॉन्टल से,
और एक जो अगला मास है वो V2 से जा रहा है इधर की तरफ कुछ 30 डिग्री के एंगल पे। तो ये जस्ट आफ्टर कोलिजन दे रखा है। ओके, तो जस्ट बिफोर द कोलिजन ये है, जस्ट आफ्टर द कोलिजन ऐसा कुछ दे रखा है, राइट। ओके, अब आपसे इन्होंने पूछा है कि V1 अपॉन V2 का रेशियो क्या होगा। तो V1 अपॉन V2 का रेशियो अगर आपको पता करना है तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बड़ा ही आसान है। आप देख सकते हैं इधर में कि y डायरेक्शन में जो इनिशियल मोमेंटम है, y डायरेक्शन में जो इनिशियल मोमेंटम है वो 0 है। तो आप बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन y का मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। समझ में आई बात। तो y डायरेक्शन का मोमेंटम आप जस्ट बिफोर द कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन कंजर्व कर सकते हो। इसका मतलब y डायरेक्शन का मोमेंटम जस्ट बिफोर द कोलिजन 0 है, तो जस्ट आफ्टर द कोलिजन भी वो क्या होगा, 0 ही होगा। तो इस v1 को आप डिवाइड करिए, ये हो जाएगा v1 cos 30 और ये है आपका कितना, v1 sin 30। ओके, सिमिलरली V2 को करो तो ये कितना हो जाएगा, V2 cos 30 और ये कितना दे रखा है, V2 sin 30, करेक्ट। तो अब आप देख सकते हैं कि जस्ट बिफोर द कोलिजन y डायरेक्शन में मोमेंटम 0 है, तो जस्ट आफ्टर द कोलिजन भी y डायरेक्शन का मोमेंटम क्या होगा, 0 ही होगा। इसका मतलब m v1 sin 30 माइनस m v2 sin 30, ये आपका बना y डायरेक्शन का जो मोमेंटम है फाइनली, राइट। तो अब ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन है y में। तो अब आप देख सकते हैं कि mv1 sin 30 को किसके बराबर होना पड़ेगा, mv2 sin 30 के। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो v1 है वो v2 के बराबर आएगा, राइट। v1 और v2 दोनों क्या होंगे, आपके बराबर होंगे, तो उनका रेशियो आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इट मींस v1 बाय v2 जो है वो 1 होना चाहिए, सिंपल। ओके, तो ये आएगा 1, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट आपका दिया हुआ है कितना, करंट है 20t प्लस 8t स्क्वायर, ये आपको करंट दे रखा है। इन्होंने पूछा है फाइंड आउट द चार्ज फ्लो ड्यूरिंग 0 to 15, राइट। इसका मतलब इस दौरान कितना चार्ज फ्लो होगा, ये आपसे पूछा गया है। 0 to 15 सेकेंड में कितना चार्ज जो है वो फ्लो करेगा, राइट। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि I को आप लोग लिख सकते हैं dq बाई dt। dq बाई dt किसके बराबर होगा, 20t प्लस 8t स्क्वायर के। तो dq का वैल्यू आपका जो बनेगा वो कितना बनेगा, 20t प्लस 8t स्क्वायर इंटू dt, करेक्ट। ओके, अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए गिवन टाइम इंटरवल में, राइट। t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 15 में आप इसे इंटीग्रेट करिए, आपको नेट चार्ज मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो आपका नेट चार्ज बनेगा वो कितना बनेगा, तो 20t स्क्वायर बाय 2 प्लस 8t क्यूब बाय 3। अब आप इसमें 0 से 15 डालिए तो आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो राइट, सी गाइस, द टोटल चार्ज फ्लोन विल बी हाउ मच, 20 इंटू 15 स्क्वायर विच इज 225 प्लस, अब 15 का क्यूब कितना होता है भाई इसमें, 15 क्यूब। तो 15 क्यूब अब आप लिखिए इसमें कितना हुआ, ये 8 इंटू 225 इंटू 15 बाय 3, राइट। ओके, तो अब देख लीजिए इसको, 3 5 दिस, 2 10 दिस, तो Q कितना आ गया, 225 कॉमन आ गया, 225 कॉमन आ गया, यहाँ बचा 10 और यहाँ बचा 30, सॉरी 40, 40 और 10 कितना हुआ, 50। तो Q का वैल्यू आया 225 इंटू 50, ओके, करेक्ट। तो 225 इंटू 50 करने पे Q का वैल्यू कितना बनता है, 1125, राइट। 11,250 कूलम, ये आपका आंसर बनता है, राइट। सी गाइस, 11,250 कूलम ये आपका आंसर बनता है। क्लियर एवरीबॉडी, राइट। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, बड़ा ही आसान सा सवाल था। अब नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 26, ओके, हटाते से क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 26 में इन्होंने बोला है कि एक 100 kg ब्लॉक है. A 100 kg block can be lifted by placing a mass m on the piston. If diameter of a piston placed at one end is increased by 4 times, of the second piston is decreased by 4 times. Now same mass placed at piston, then how many kg of the weight can be lifted off for the new setup? तो देखिए भाई इधर में क्या किया गया है. इधर में इन्होंने बोला है कि एक 100 kg का मास है, एक 100 kg का मास है, ऐसा ये है 100 kg का मास. ओके, इसे लिफ्ट किया जाता है बाय प्लेसिंग मास m ऑन द पिस्टन ऑफ द हाइड्रोलिक लिफ्ट. तो हाइड्रोलिक लिफ्ट कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है, देखा होगा आप लोगों ने पास्कल लॉ का. तो इसको ऐसे बना लेते हैं अपन थोड़ा. तो सेम लेवल पे यहाँ पे उसने रखा हुआ है एक m मास को, राइट, करेक्ट. तो 100 kg को उठाने के लिए आपको m मास की जरूरत है, करेक्ट. इसका एरिया मैं मान लेता हूं लेट से A1 और इसका एरिया मैं मान लेता हूं कितना, A2, करेक्ट. तो 100 kg को जस्ट उठाने के लिए आपको m मास की जरूरत है. तो इसका मतलब मैं ये यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम कर सकता हूँ, ठीक है ना. तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो इधर में क्या इक्वेशन बनेगी, तो 100g बाय A1 इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, mg बाय A2 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोलिक लिफ्ट में प्रेशर सेम लेवल पे सेम करना है, ठीक है. तो ये बनता है आपका पहला इक्वेशन, राइट. अब अगली बार क्या होता है, अगली बार इन्होंने क्या किया, अगली बार इनका कहना है कि इन्होंने एक तरफ का जो डायमीटर है, इसे बना लेते हैं नेक्स्ट टाइम में क्या हो रहा है. तो इधर में 100 kg ही है, नहीं इधर में कोई दूसरा मास मान लेते हैं अपन, ये m डैश है और इधर में सेम मास m रखा हुआ है, राइट. अब इन्होंने बोला है कि इधर वाला जो डायमीटर है पिस्टन का प्लेस्ड एट वन इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम. तो अगर आप इस डायमीटर को 4 टाइम्स बढ़ा दोगे तो इसका एरिया 16 टाइम्स हो जाएगा, राइट. इधर वाले को अगर आप 4 गुना कम कर दोगे तो इसका एरिया 16 गुना कम हो जाएगा. मतलब इधर का एरिया A2 बाय 16 है, इधर का एरिया 16 A1 है. क्योंकि ये वाला डायमीटर आपने 4 गुना कर दिया है तो एरिया 4 गुना हो जाएगा. ये वाला डायमीटर जो उसे 4 गुना कम कर दिया है तो एरिया 16 गुना कम हो जाएगा, करेक्ट, करेक्ट. ओके, डायमीटर 4 गुना करने पे एरिया 16 गुना होता है, तो डायमीटर 4 गुना कम करोगे तो एरिया 16 गुना कम हो जाएगा. अब यहां से आपका जो इक्वेशन बनेगा वो भी सेम बनेगा, सेम लेवल पे सेम प्रेशर वाली कहानी है. तो यहाँ पे जो सेम लेवल बना वो आपका कितना बना, m डैश g बाय कितना 16 A1. ये किसके बराबर होना चाहिए, mg बाय A2 बाय 16 के बराबर होना चाहिए, करेक्ट. अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं. तो यहाँ से ये mg गया, A2 गया, g गया, A1 गया, राइट. ओके, तो यहाँ से ये बन रहा है कितना, 1600 बाय m डैश इज इक्वल्स टू 1 बाय 16, 1 बाय 16, राइट. ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ से m डैश का वैल्यू कितना आया, m डैश का वैल्यू आया 25600 kg. इसका मतलब ये है कि सेम अरेंजमेंट में कुछ गड़बड़ करने के बाद ये जो मास है वो इस बार यहाँ पे 25,600 kg को लिफ्ट कर सकता है. अभी ये मास 100 kg को ही लिफ्ट करने में यूज हो रहा है, पर लेकिन अगर आपने एरिया में थोड़ा सा गड़बड़ किया, यानी ये वाला एरिया अगर आपने 4 गुना बढ़ा दिया, सॉरी 16 गुना बढ़ा दिया और ये वाला एरिया 16 गुना कम कर दिया, तो सेम मास आपका जो है वो इधर में 25,600 kg को लिफ्ट करने के काम आ जाएगा. ठीक है बच्चों, राइट. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आंसर आ गया 25,600. अगला देखिए बच्चों, नेक्स्ट.
नेक्स्ट देखिए, टू प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अबाउट द प्लैनेट विद द टाइम पीरियड ऑफ दिस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर स्पीड। तो दो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, उन प्लैनेट्स का टाइम पीरियड्स का रेशियो दे रखा है अपने को। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम पीरियड्स का रेशियो अपने को कितना दे रखा है भाई, 1/8 दे रखा है। अब इन्होंने अपने से पूछा है एंगुलर स्पीड्स का रेशियो क्या होगा उनके, करेक्ट। तो अब आप जानते हो कि टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ω होता है। तो आप इसे सिंपली लिख सकते हैं 2π/ω1 बाय 2π/ω2। इसका वैल्यू अपने को 1/8 दे रखा है, 2π कट गया, इधर में आता है ω2/ω1। इसकी वैल्यू अपने को पता चलती है 1/8 है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ω1/ω2 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8:1। डन। तो ये आपका आंसर होता है, राइट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोगेटिंग इन अ मीडियम वेयर म्यू आर is equals to ER is equals to 2. Okay, if the speed of light in a medium is this, then find out the value of x. So अपने को पता है कि speed of light in vacuum क्या होता है। तो speed of light in vacuum का फॉर्मूला होता है आपका इतना, 1/√of mu naught epsilon naught, right? This is the formula of the speed of light in vacuum. Okay, अब now speed of light in any medium you can write down it as a √of mu e, correct? अब what is the value of mu for a medium? So mu for a medium, you know how much it is mu r into mu naught, and e is how much, that is er into e naught, correct? Okay, this is the speed of light in a medium, and this is the speed of light in vacuum, right? This is the speed of light in vacuum, this is the speed of light in medium, right? So now what you can do guys, you can simply divide these two. So now you know okay, the speed of light in vacuum is how much, that is 1/√of mu naught epsilon naught, and the speed of light in a medium is how much, 1/√of mu r e r mu naught e naught. So when you will divide this, then what you are getting, the mu, this thing will cancel with this, and mu r e r, you know it is 2. So the answer is the speed of light in vacuum by the speed of light in medium is 2. So now you can see that the speed of light in a medium is c/2. This is what you have to understand, that the speed of light in a medium is half of the speed of the actual light speed, right? Okay, तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि actual light speed is 3 into 10 to the power 8 in vacuum. So the value of cm will be how much? That is 3 into 10 to the power 8/2. So which will be 15 into 10 to the power 7 meter per second. Okay, and in the question they are asking us about x into 10 to the power 7. So we can compare these two results and we can say कि भाई x का वैल्यू 15 है, right? x का वैल्यू अपना कितना आ गया है, 15 आ गया, right? Okay, तो इस तरीके से अपन लोग देख सकते हैं इसको। Now next question you see, अगला क्वेश्चन देखिए भाई बच्चों, अगला क्वेश्चन, राइट? हटा दें से, देखिए बच्चों नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल में अपने को ये दे रखा है कि एक जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है उसका वोल्टेज कुछ ऐसे कैरी कर रहा है, 20 sin 100 πt प्लस π/4, करेक्ट, मॉड्यूलेटेड वेव का। और कैरियर वेव का वोल्टेज ऐसे कुछ वेरी कर रहा है 80 sin 10 to the power 4 πt प्लस π/6। ओके, अभी इन्होंने पूछा हुआ अपने से कि भाई कि एम्पलीट्यूड जो मॉड्यूलेटेड वेव है उसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा। तो अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर अपने को पता करना है तो बड़ा ही सामान्य सा रिजल्ट है इसका, एक सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स परसेंटेज जो रहता है उसे सिंपली अपन लोग क्या बोलते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। ओके,
तो ये जो मॉड्यूलेटेड इंडेक्स होता है वो रेशियो होता है एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव का एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव के साथ में, राइट? इस रेशियो को ही मॉड्यूलेटेड इंडेक्स बोलते हैं फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव. For amplitude modulated wave, this is the formula for the modulation index, okay, AM by AC. तो अब इन्होंने पूछा आपने से क्या कि what is the percentage modulation index. तो percentage modulation index निकालना है तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो अब आप देख सकते हैं AM दे रखा है आपने को कितना 20, AC दे रखा है आपने को 80, इसमें 100 का डिवाइड करो तो 24 जा 4 से 25. तो वी कैन से कि भाई अपना जो मॉड्यूलेटेड इंडेक्स जो आया, परसेंटेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो आया वो आया कितना 25% गाइस. 25% इज अवर परसेंटेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स. ओके, क्लियर? तो आप देख सकते हैं बड़ा ही आसान सा सवाल था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल था. ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना था इसमें, ठीक है? अब देखिए बच्चों लास्ट सवाल, हटा दें से. ओके, तो अगला सवाल है कि इन एसी सीरीज आरएलसी रेजोनेंस सर्किट, तो एक सीरीज आरएलसी सर्किट में, एक सीरीज आरएलसी सर्किट के अंदर आपको बोला गया है कि भाई जो रेसिस्टेंस है वो दे रखा है आपका 6.28 ओम. ओके, करेक्ट? और फ्रीक्वेंसी जो है सप्लाई वोल्टेज की वो दे रखी है 10 मेगा हर्ट्ज, मतलब इतना हर्ट्ज, राइट? एंड द सेल्फ इंडक्टेंस अपने को दिया गया है कितना, सेल्फ इंडक्टेंस दिया गया है 2 × 10⁻⁻⁴ हेनरी. ये अपने को दिया गया है सेल्फ इंडक्टेंस. अब इन्होंने पूछा है व्हाट इज द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट गाइस. ओके, तो द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट आपको निकालना है इस आरएलसी सर्किट का. तो बड़ा ही आसान है, जो क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट होता है उसे बोला जाता है XL/R. ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है क्वालिटी फैक्टर का. आप देख सकते हो ये सीधा सीधा XL/R होता है, राइट? मतलब जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है जब आप उसे रेसिस्टेंस से डिवाइड करते हो तो क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट अपने को मिल जाता है, राइट? तो अब आप देख सकते हो ये जो कितना होगा XL को आप बोल सकते हैं ओमेगा L. ओमेगा होता है आपका 2πf, तो 2πf L/R, राइट? तो अब आप यहां से डिवाइड करिए इसको, 2π इंटू फ्रीक्वेंसी 10 मेगा हर्ट्ज है तो इसका मतलब 10 × 10⁻⁶ हो जाएगा. इसमें इंडक्टेंस का मल्टीप्लाई करिए विच इज 2 × 10⁻⁻⁴. अब आप इसे डिवाइड कर दीजिए इसके रेसिस्टेंस से विच इज 6.28, करेक्ट? तो दिस इज एक्चुअली द डबल ऑफ 3.14 मतलब पाई. तो 2π से ये पूरा कट जाएगा तो आपका आंसर कितना आ रहा है भाई इधर में 7 - 4 विच इज 3. तो 2 × 10⁻⁻³ ये आपका क्वालिटी फैक्टर बन रहा है भाई. सॉरी कितना बना, 7 - 4 3. ओके, तो 2 × 10⁻³ ये क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट बना. यानी कि आप बोल सकते हो कि क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट जो है वो 2000 बन रहा है भाई. 2000 इज द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द दिस आरएलसी सर्किट, करेक्ट? ओके, तो ठीक है बच्चों,